गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? अच्छा, मेरे को आप एक चीज बता दो जल्दी से कि क्या हमने जीमन इफेक्ट वाली असाइनमेंट सॉल्व करवा दी है मैंने आपको क्लास में कि नहीं? किसी को भी नहीं पता है क्या? नो मैम, करवाई नहीं है। करवाई नहीं है? हम्म। आज फिर हम लोग जीमन इफेक्ट वाली असाइनमेंट ही सॉल्व करते हैं। जल्दी से ओपन कर लो। और एक लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका भी सोल्यूशन किसी ने भी नहीं भेजा है। मैं सबके ग्रुप्स में पीडीएफ भेज रही हूँ, उसको ओपन कर लो। चलो, अगर ओपन हो गई है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक सैंपल है एलिमेंट्स का, अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन आपके पास जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन द जीमन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी, किसके इक्वल बनेगी ये चीज तो हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं कि अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट है हमारी जीमन वाली असाइनमेंट का, ये चीज तो हम क्लास में भी कर चुके हैं कि अगर हमने वेवलेंथ सेपरेशन देखनी हो, ठीक है, तो वेवलेंथ सेपरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही एनर्जी से करते हैं कि जो एनर्जी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है म्यू बी, बी के इक्वल होता है। ठीक है, म्यू बी बी के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इन्होंने म्यू बी की टर्म में ही लिखा हुआ है, तो म्यू बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। इसको हम एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक चीज है, ई होता है हमारे पास एच न्यू के। अगर हमने डेल्टा ई लिखना हो, कोई बता सकता है किसके इक्वल होगा? क्योंकि हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज। बोलो क्या होगा? by lambda square into delta lambda into h sc sc पहले यहाँ पे sc by lambda square into delta lambda
जैसे मर्जी कर सकते हो। इसको देखो, अगर हम लोग इसको डेल्टा न्यू की टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग डेल्टा न्यू की टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा न्यू लिखा। अब जो न्यू होता है वो होता है सी बाय लैम्डा, तो डेल्टा न्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर ही कर देती हूँ सी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा लिख दूं, ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर आपने डेल्टा न्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, देन मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी, सी हमारे पास एज अ कांस्टेंट है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, सी इंटू डेल्टा, नीचे पावर है तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ इसलिए इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव, तो पावर एक बढ़ जाएगी नीचे जाके, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू ये बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि हमें वेवलेंथ सेपरेशन पूछा हुआ है। तो यहाँ से डेल्टा ई आपके पास क्या बनेगा, एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो हमारी डेल्टा ई की वैल्यू ये बन गई। अब इधर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एच सी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बी बी। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी, ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन D. नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज तो हम ऑलरेडी अपने क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ सब स्टेट्स इनटू विच द स्टेट विल स्प्लिट, कौन सी स्टेट इन्होंने दे रखी है, 2d5/2। इन वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग देखते हैं, इसका मतलब हम लोग पहली चीज, वीक मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक अनोमलस आता है। ये आप बता सकते हो कोई कि कौन किसकी एग्जांपल है, ये नॉर्मल की है अनोमलस की है। Anomalous की। इसमें जो स्पिन है वो 1/2 है, मतलब जो स्पिन है वो नॉन जीरो है, इसलिए ये अनोमलस की एग्जांपल है, अनोमलस जीमन इफेक्ट है ये। तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास कौन सी स्टेट है, 2d5/2 है ना, इसके लिए जे की वैल्यू क्या है, 5/2। क्योंकि जीमन इफेक्ट में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जे, मतलब जो जे होता है वो एम जे वैल्यूज में आगे स्प्लिट हो जाता है, बस इतना काम है आपका, जे आगे एम जे वैल्यूज में स्प्लिट हो जाता है। तो अगर जे 5/2 है तो हमारे पास यहाँ पे 6 वैल्यूज बनने वाली है, यहाँ पे 6 वैल्यूज बनने वाली है। तो देखो वो कैसी बनेगी, 6 एम जे वैल्यूज आने वाली है। अगर आपके पास जे 5/2 है तो एम जे की वैल्यूज -5/2 से +5/2। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, -5/2 से स्टार्ट करो, इसमें एक प्लस करोगे -3/2, एक प्लस करोगे -1/2, फिर 1/2, फिर 3/2, फिर 5/2, ऐसे 6 वैल्यूज बन जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे एम जे लिखूंगी मैं, ऊपर लिखते हैं हम लोग +5/2, 3/2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर -1/2, फिर आ जाता है आपका -3/2, फिर आ जाएगा -5/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया कि ये कितने लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है। तो ये 6 लेवल्स में क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो आपको ना लाइक इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, जितना हमने ये डायग्राम बना के किया है ना, आपको डायग्राम बना के भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को करने की। वैसे तो यहाँ से हमें टू डी पता चल प्लस गया वन कि
यस, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूं, टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन 2 की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ mj वैल्यूज वो किसके इक्वल होती हैं? 2j+1 के। टोटल नंबर ऑफ mj वैल्यूज, mj की कितनी वैल्यूज आएंगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2j+1। इस केस में j की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? 2 × 5/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, 5 + 1 आ जाएगा 6। तो इतना हमें तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते थे। ये मैंने क्लास में बताया भी था वैसे आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर हो जाता हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। क्लियर है सबको क्वेश्चन ये? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? If the presence of a weak magnetic field B, the separation between the splitted sublevels of a 3D2 level will be। सेपरेशन पूछी है उन्होंने 3D2 लेवल्स के बीच में। separation between the splitted sublevels of 3D2 levels will be। separation निकालनी है हमने, तो 3D2 इसके लिए J की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। ठीक है, पॉइंट लेवल से इसके यस, इसके लिए हमारे पास J की वैल्यू कितनी है? 2। और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है। वीक मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने दिया हुआ है, तो देखो जब भी क्वेश्चन वीक मैग्नेटिक फील्ड में दिया होता है तभी आपके माइंड में साथ के साथ स्ट्राइक करना चाहिए कि जितनी जे की वैल्यूज है उतनी, उससे ही हमारे पास क्या हो जाना है, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एमजे वैल्यूज में स्प्लिट हो जाना है। तो कितनी यहाँ पे एमजे की वैल्यूज होंगी? टोटल नंबर ऑफ एमजे वैल्यूज, ये इक्वल हो जाएगा 2j+1, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो हमारे पास एम, अगर J 2 है तो mj की वैल्यूज -2 से स्टार्ट करो, एक ऐड करते चले जाओ। -1 0 +1 +2, ठीक है, ये बन जाएंगे 5 वैल्यूज। तो अगर हम यहाँ पे बनाए इसको 3D2, ये 5 वैल्यूज में स्प्लिट हो रहा है। ये ऐसे 5 में स्प्लिट हो रहा है। -+2 +1 0 -1 -2। ठीक है, अब हमें स्प्लिटिंग तो पता चल गई है, अब हमें निकालनी है एनर्जी सेपरेशन। तो एनर्जी सेपरेशन अगर हमने निकालनी है, एनर्जी सेपरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी सेपरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो हमने क्या किया हुआ है, फॉर्मूला डेल्टा ई की बजाय ई लिखते हैं सबसे पहले। ई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है EJ म्यू बी, और साथ में क्या होता है? mj। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है एनर्जी का। तो अगर हमने एनर्जी सेपरेशन निकालनी है तो डेल्टा ई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये तो सेम ही रहेगा, डेल्टा mj म्यू बी। ये बन जाएगी आपकी एनर्जी सेपरेशन। तो इस केस में हमें डेल्टा mj की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर जी जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जी जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जी जे क्या होता है हमारे पास? लैंडे जी फैक्टर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? जी फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इस लेवल के लिए जी फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो इस लेवल के लिए निकालनी हो 3D2 के लिए एस की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 1 1 होगी। इसको कंपेयर करना है 2s+1 LJ में, कंपेयर करोगे तो s की वैल्यू हो जाएगी 1,
एल की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारे पास जी जे का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + जे जे + 1 एस एस + 1 -एल एल + 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे + 1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 + 2 2 + 1, एस की वैल्यू 1 1 + 1, एल की वैल्यू 2 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 2 2 + 1। तो यहाँ से आप एक चीज देखो, जे और एल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बनेगा 1 + ये बना 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 और साथ में है 3, एक 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो 1 + 1/6। तो यहाँ से आपके पास जी जे की वैल्यू क्या बनी है, 7/6। ठीक है, जी जे की वैल्यू क्या बनी है, 7/6। इसको लिख लो फटाफट से। तो आपको जी जे की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी थी, मैंने एनर्जी क्या लिखवाई है आपको, जी जे डेल्टा एम जे म्यू बी बी, इसकी वैल्यू आपको लिखवा दी है। अभी हमने निकाली है 7/6। अब जल्दी से बोलो कि डेल्टा एम जे की वैल्यू क्या होने वाली है। 0, +1 is 1. यस, डेल्टा एमजे की वैल्यूज हम लोगों ने सिलेक्शन रूल किया हुआ है ना, कि जो डेल्टा एमजे की वैल्यू है वो तो जा तो 0 हो सकती है या फिर +- 1 हो सकती है। दो ही तरीके पॉसिबल हैं। ठीक है, डेल्टा एमजे की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या +- 1 हो सकती है। तो 0, तो अगर हम डेल्टा एमजे को 0 ही ले लें तो हमारी डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपके पास डेल्टा एमजे क्या हो जाता है, 0, और 0 किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 0 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो 0 तो हम लेते नहीं है। और अगर हम लोग डेल्टा एमजे को +- 1 ले ले, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले ले, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7/6। म्यू बी की टर्म्स में भी नहीं दिया हुआ, म्यू बी क्या होता है, E h/2m। A answer. एच कट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, EH/2 पाई होती है, साथ में 2m। तो म्यू बी की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, EH/4πm. यस 4 पाई एच आएगा ऊपर। अभी मैडम इसमें H इधर लिखा नहीं हुआ है ऑप्शन में. एच नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखना चाहिए था इनको। 7/6 EH/4 पाई m × B, ये वाला आंसर बनेगा आपका। इन्होंने नीचे 24 आ जाएगा ना, 6 × 4. यस 24 बन जाएगा नीचे। तो डेल्टा ई की वैल्यू बन जाएगी 7 EHB/24 पाई m, ये बन जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, A आंसर होना एच चाहिए, नहीं, H. एच की कोई बात ही नहीं है, इन्होंने किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, बट बाकी सारी चीजें तो मैच कर रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सेपरेशन पूछा हुआ है। एक चीज याद रखो, उन्होंने सेपरेशन पूछा है, अब ये नहीं बोला कि किसमें सेपरेशन, एनर्जी सेपरेशन पूछा है, वेव नंबर सेपरेशन पूछा है। तो वो वेव नंबर सेपरेशन ना निकाल रहे हो वहां से, वो एच रिमूव कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज पूछी नहीं, मेंशन ही नहीं की गई कि एनर्जी सेपरेशन पूछा है जब वेव सेपरेशन पूछा है, इसीलिए एच नहीं लगाया हुआ उन्होंने। बाकी सारे कुछ भी पूछा हो आपसे, चाहे एनर्जी सेपरेशन चाहे वेव नंबर की टर्म्स में सेपरेशन पूछा हो, बस ये एच का फर्क पड़ेगा, बाकी सारी टर्म्स तो सेम देखने को मिलेंगी।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स। ट्रांजिशन हमें दे रखी है 2d3/2 टू 2p3/2। ट्रांजिशन इन 1 इलेक्ट्रॉन एटम विल बी इन 1 इलेक्ट्रॉन एटम। नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स पूछा है उन्होंने। द नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ट्रांजिशन ये दे रखी है, ऊपर वाला है 2d3/2 और ये है आपके पास 2p3/2। यही हो रही है ट्रांजिशन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। हम्म ये नीचे लिखना चाहिए था मेरे को। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ आप कि 2d3/2 और 2p3/2 में से लोएस्ट एनर्जी किसकी है? बोलो। 2d3/2 और 2p3/2 में से लोएस्ट एनर्जी किस एनर्जी लेवल की है? 2p 2p3/2। फॉर्म है। 2p3/2 होगी ना मैम, क्योंकि उसमें L जो है लो है। ये रूल किया था हमने। एनर्जी लोएस्ट देखने के लिए हम लोग क्या L बोलते हैं? हाई और सबसे एनर्जी लो होगी, हाँ। कब भूल गए हो आप? मतलब रिवीजन नहीं करते कॉन्सेप्ट की। क्या देखा था हमने कि अगर एस हाईएस्ट होता है उतनी एनर्जी लोएस्ट होगी। अब दोनों के लिए एस की वैल्यू सेम है, हाफ आ रही है, तो एस डिसाइड नहीं कर पाएगा। फिर एल को देखेंगे, एल जितना हाईएस्ट होता है उतनी एनर्जी लोएस्ट होती है। तो इन दोनों केसेस में डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, इसके लिए एल की वैल्यू 2 है, इसके लिए एल की वैल्यू 1 है। तो जितनी एनर्जी लोएस्ट होगी उतनी, मतलब जितना एल की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एनर्जी लोएस्ट होगी। तो 2d3/2 लोएस्ट एनर्जी लेवल है। तो आप लोग 2p3/2 कैसे बोल रहे हो? रिवाइज किया करो कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत छोटी सी चीज है और इसके बेस पे तो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो उसके बाद, अब इसके लिए जे की वैल्यू आ गई है 3/2, इसके लिए भी जे की वैल्यू 3/2 है। अगर जे की वैल्यू 3/2 है, कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा बोलो जल्दी से? 4 में। 2j+1 मतलब 4 एनर्जी लेवल्स में 4। स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, और वो 4 वैल्यूज कौन सी होंगी? -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2। ये 4 वैल्यूज में स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे भी 4 वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे भी 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ये बन गई आपकी 4 वैल्यूज। मैम इसको हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हैं? कौन सी शॉर्ट ट्रिक से? वो जो 2j आप पाई और सिग्मा कंपोनेंट्स निकालते थे उसके बेसिस पे नहीं कर सकते? इसमें सिग्मा बिल्कुल लाइन कर और सकते हैं, पाई लाइन्स निकाल के उससे तो डायरेक्ट ही बिल्कुल निकल कर जाएगा सकते ये। हैं, 6 और बिल्कुल 4 आ कर जाएंगे, सकते हैं 10 ये हो वही चीज गया किया मेरे ना डायरेक्ट। को। हमने। ओके ओके। जैसे मर्जी कर सकते हो, वो भी बताने वाली थी मैं। तो यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू +3/2, +1/2, -1/2, -3/2, 3/2, 1/2,
-1/2 -3/2। अब हमें जीमन कंपोनेंट्स निकालने हैं। जीमन कंपोनेंट मतलब कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी, ठीक है। जीमन कंपोनेंट्स मतलब कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी। तो ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी उसके लिए वही हमने किया हुआ है कि डेल्टा एम जे की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर +-1। अब मेरे को यहाँ पे ट्रांजिशन करके देखनी पड़ेगी, जैसे 3/2 से 3/2 आएंगे तो एम जे की वैल्यू में डेल्टा एम जे 0 रहेगा। तो ऐसे ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो जब भी आपको टोटल जीमन कंपोनेंट्स पूछे जाए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स, या फिर जरूरी नहीं जीमन कंपोनेंट्स पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पूछा जाए आपसे, तब भी आपके पास सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, J1 प्लस J2 टाइम्स ये रहता है, और साथ में क्या होता है 2J1 + 1। ठीक है, ये होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स निकालने का फॉर्मूला, जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल लाइंस क्या होती हैं, सिग्मा लाइंस और पाई लाइंस के इक्वल होगा। सिग्मा लाइंस प्लस पाई लाइंस के इक्वल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रही है, 2D 3/2 टू 2P 3/2। तो ऐसे हो रही है ना ट्रांजिशन। तो यहाँ से J1 की वैल्यू भी 3/2 है और J2 की वैल्यू भी 3/2 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/2 +3/2 +2 टाइम्स 3/2 +1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 3, ये आपके पास बन जाएगा 4। तो 6 + 4 10 आ जाएंगी आपके पास, क्या टोटल 10 ट्रांजिशंस आ जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए भी कुछ सेकंड ही लगे हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमें कुछ सेकंड ही लगेंगे, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे सॉल्व। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द जीमन पैटर्न ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ अ 6 equidistant components. The upper state term is known to be 2p 3/2. The lower state term will be। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, अपर स्टेट दे दी गई है कि 2p 3/2 है। लोअर स्टेट हमें पूछा है कि क्या होगी, बट उन्होंने एक चीज दे दी गई है कि जो जीमन में जो जीमन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जीमन कंपोनेंट्स हैं वो 6 बन रहे हैं। टोटल टोटल जीमन कंपोनेंट्स हमें दे दिए गए हैं, वो कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल जीमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 2J1 + J2 +2J1 + 1 इज इक्वल टू 6। हमें ये दे रखे हैं, एक की वैल्यू दे रखी है, अपर स्टेट दे रखी है ना। अपर स्टेट मतलब J2 की वैल्यू दे रखी है 3/2, J1 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, J1 हमें फाइंड करना है 3/2 प्लस J1 हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, 2J1 + 3 +2J1 + 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 4J1 + 4 इज इक्वल टू 6। 1/2। यस, ये बन गया आपके पास 2। तो 4J1 इज इक्वल टू 2, तो J1 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, J1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ से 1/2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी देखो। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, 2s 1/2, इसके लिए ही J की वैल्यू हाफ है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी शॉर्ट ट्रिक से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। इसको लिख लो फटाफट से।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 6। उसके बाद आ जाता है मैम इसमें क्वेश्चन। नहीं इसमें नहीं रूल लगेगा, जैसे स्पिन इक्वल है यहाँ पे, अगर पूछा होता कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो स्पिन के बाद तो एल ही देखते हैं ना, सबसे पहले एल ही देखते हैं हम। पहले देखते हैं, बट इधर इधर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ ना कि इसमें ठीक है। 2p, एक 2p3/2, एक 2s1/2 है। 2p3 नीचे आना चाहिए था। फिर भी कोई ज्यादा मैम फर्क नहीं पड़े। हाँ इन्होंने जी। क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है ना कि अपर स्टेट कौन सी है, दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में ही। मैं वही बोलने वाली थी कि अपर स्टेट इन्होंने मेंशन कर रखी है, इसलिए हमें लोअर स्टेट फाइंड करनी है। लोअर स्टेट हमारे पास एक ही बन रही है जिसमें जे हाफ है, वो 2s1/2 वाली है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, द सोडियम डबलेट लाइंस आर ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम, ये दे रखी है कि 2p3/2 एंड 2p1/2 levels to this level on the application of the weak magnetic field, the number of allowed transitions are। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लास में, जब हमने अनोमलस जीमन इफेक्ट किया था। उसमें हमने अनोमलस जीमन इफेक्ट में हमने एक ही केस डिस्कस किया था, वो किया था सोडियम का। ठीक है, सोडियम के केस में हमारे पास बन रही थी ना D1 एंड D2 लाइंस। D1 लाइंस में 4 ट्रांजिशन आ रही थी, इसमें आ रही थी 6, तो टोटल कितनी आ रही थी, 10 ट्रांजिशंस आ रही थी। ये हम तो ये चीज हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं करवाऊंगी मैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, उन्होंने एल्यूमिनियम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दे रखा है 2p1/2। Under the action of a weak magnetic field, the total number of allowed transitions are। तो इसके लिए allowed transitions, एक मिनट मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रीड कर गई, सॉरी। 7th क्वेश्चन है ना, हमें एल्यूमिनियम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दे रखा है अंडर द एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड when LS coupling can be neglected, the ground state energy level will split into। कितने लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है ये। अब बात हो रही है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब पास्ट एंड बैक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब पास्ट एंड बैक इफेक्ट आता है, जहां पे एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है। जहां पे एलएस कपलिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हमने ट्रांजिशंस देखनी हो कि, तो उसके लिए हमें वही अपना मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वही जो हम लोग स्टैंडर्ड पास्ट एंड बैक इफेक्ट में कर चुके हैं, सेम मेथड लगाना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, बताओ कोई, याद है किसी को। ML और MS की वैल्यू लेते थे मैम, उनको स्प्लिट करते थे आगे। यस, यहाँ पे अब देखो, हम लोग अगर 2p देखना, हमने यही देखना है ना कि ये कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है, अगर हम लोग इसको वीक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास s की वैल्यू हो जाएगी 1, s की वैल्यू नहीं 1/2 होगी, s की वैल्यू 1/2 होगी।
एल की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए एम एस की वैल्यू बन जाएगी एक -1/2, एक 1/2। इसके लिए एम एल की वैल्यू बन जाएगी -1, 0 और 1। अब हमें क्या लेना है, जो टोटल एनर्जी है वो होगी, टोटल एनर्जी आपकी क्या बनेगी, एक बनेगी एम एस के लिए, एक बनेगी एम एल के लिए। मतलब क्योंकि एल एस कपलिंग तो ब्रेक हो गई है ना, हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड में टोटल एम जे जी जे म्यू भी लेके चल पड़ते थे, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास जे नहीं निकल पाएगा क्योंकि एल एस कपलिंग ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जे हमारा यही होता है ना, L-S2 L+S, तो एल एस कपलिंग जे ही नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरे को सेपरेट सेपरेट लेना पड़ेगा। एक लेना पड़ेगा एस के लिए, तो इधर मैं लिखूंगी GS म्यू बी बी, प्लस एक मैं किसके लिए लिखूंगी, एल टू के एम लिए। एस म्यू, टू नहीं आता है इसमें जी? अच्छा ठीक है, ठीक। और GS की वैल्यू क्या होती है 2, और GL की वैल्यू क्या होती है 1, ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स MS प्लस ML और साथ में म्यू बी बी, ये बन जाएगी आपके पास एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें जस्ट क्या लेने हैं, कॉम्बिनेशंस लेने हैं। अब मुझे जस्ट ML और MS के कॉम्बिनेशंस लेने हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, टोटल हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फर्स्ट, जब ML आपका 1 है और MS की वैल्यू आपकी -1/2 है, और E की वैल्यू आपके पास अभी क्या आई है, 2 टाइम्स MS प्लस ML इंटू म्यू बी बी। तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके मैडम पास, ई क्यों देखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, मतलब सिलेक्शन रूल से? कौन सा सिलेक्शन रूल है, हमें टू एम ट्रांजिशन एस नहीं प्लस एम एल देखनी इज है। इक्वल टू 0, +1 नहीं, हमें ट्रांजिशन नहीं देखनी है, उन्होंने पूछा कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है। क्वेश्चन रीड करो। तो ये लेवल है ना आपका, कौन सा ओके। लेवल था ये, 2p1/2, ये हमें देखना है कि कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा। तो उसके लिए मेरे को एनर्जी ही देखनी पड़नी है। 2 इंटू -½ हो गया +1, और इधर म्यू बी बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 0। यहाँ से एनर्जी क्या बनेगी, 0। ऐसे ही अगर ML 1 है, MS की वैल्यू 1/2 है, तो एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 2 म्यू बी बी बन जाएगी। थर्ड केस, अगर ML की वैल्यू 0 है, MS की वैल्यू -½ है, देन आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म, नहीं सेकेंड टर्म हो जाएगी 0 माइनस म्यू बी बी बनेगी। फोर्थ केस, अगर ML की वैल्यू 0 है, MS की वैल्यू ½ है, देन आपके पास प्लस वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ML की वैल्यू -1 है, MS आपका -½ है, तो एनर्जी की वैल्यू -2 म्यू बी बन जाएगी। और अगर आपके पास ML की वैल्यू -1 है, MS की वैल्यू -½ नहीं +½ कर देते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो एनर्जी ही डिसाइड करेगी कि कितने एनर्जी लेवल्स बने, क्योंकि 2 लेवल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो टोटल एक ये है, 2 3 4 और 5 एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है 0, एक आ रहा है आपके पास म्यू बी बी, एक आ रहा है आपके पास -म्यू बी बी, एक आ रहा है -2 म्यू बी बी, एक आ रहा है 2 म्यू बी, ठीक है। तो आपके पास टोटल 5 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है ये, ठीक है। 5 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 5 एनर्जी लेवल्स। क्लियर है सबको क्वेश्चन? ये किसी को कुछ डाउट हो इसमें? मतलब एक एक जो है डीजेनरेट हो गई है ना। एनर्जी जीरो वाली। मैडम पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पिछले क्वेश्चन का जो छोड़ दिया अभी आपने बोला पहले करवा दिए। मैंने कब छुड़वाया? ये आपने वाला बोला हाँ हाँ 10 ट्रांजिशन। 10। ये याद नहीं है आपको? सोडियम नहीं का तो मैडम, वैसे ही है। मतलब मैंने रिवाइज नहीं किया अभी। तो अगर आपकी क्लासेस स्किप हो जाती हैं तो रिवाइज किया करो उस टाइम पे। जिस दिन क्लास कोई नहीं लगती है तो उस टाइम पे अपना पुराना सारा रिवाइज करने लग जाया करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना तो, इससे बैक वाली मैम। डन मैम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, a spectral line due to a transition from a electronic state P to S split into three Zeeman lines in the presence of a strong magnetic field at intermediate field strength. The number of spectral lines is। अगर आपके पास क्या हो रही है, an electronic state P to S state, एक पी स्टेट है एक एस स्टेट है, ये स्प्लिट होता है थ्री जीमन लाइंस में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने पूछा है कि अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होने वाला है। तो वो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा सोडियम वाला सेम केस है। सोडियम वाला केस याद हो अगर आपको, सोडियम के केस में Z होता है 11। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने बन गए टोटल? 10 बन गए, 3s1 आएगा। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। फिर अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके चलते हैं तो जो एस वाला है, 3s वाला इलेक्ट्रॉन है, वो हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं? वो नेक्स्ट स्टेट 3p1 में भेज देते हैं। तो इसकी ग्राउंड स्टेट ये है, एक्साइटेड स्टेट आपकी ये बन गई। तो सेम केस हो गया, ठीक है, सेम केस बन गया है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग देखनी है। अगर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो उन्होंने मेंशन कर ही दिया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कि ये 3 जीमन लाइन में स्प्लिट होने वाला है। और वीक मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीक अनोमलस जीमन इफेक्ट जब किया था वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में ही था ना। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में सोडियम में दो लाइंस बनती हैं, एक D1 बनता है एक D2। D1 में 4 जीमन कंपोनेंट्स आते हैं और D2 में कितने आते हैं? 6। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 10 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैम करवाने की जैसे जरूरत तो नहीं है। नहीं, जैसे हाँ जी, इन्होंने 3 लाइंस दी है तो 3 लाइंस होंगी अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड रखेंगे तो। यस, मतलब अगर काउंट करेंगे तो भी 3 ही आएंगी इसमें से। हाँ जी, तो उन्होंने मेंशन ही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एन एटॉमिक ट्रांजिशन हो रही है आपकी 1p से 1s तक इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। शोज जीमन स्प्लिटिंग गिवन दैट द बोहर मैग्नीटोन म्यू बी की वैल्यू भी आपको दे दी गई है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। द वेवलेंथ corresponding टू दी ट्रांजिशन, वेवलेंथ इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ निकली है, ठीक है, ट्रांजिशन हुईगी तो कुछ एनर्जी निकलेगी ना, उसकी कुछ ना कुछ वेव्स फोटोन निकलेंगे, उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको, वो दे रखी है 250 नैनोमीटर। द सेपरेशन इन दी स्पेक्ट्रल लाइंस, द सेपरेशन इन दी जीमन स्पेक्ट्रल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली, और जो जीमन स्पेक्ट्रल लाइंस की सेपरेशन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था हमारा। डेल्टा लैम्डा पूछा ना मैम इसमें? यस, डेल्टा लैम्डा कैसे पता चला, अब ये भी बता दो। यूनिट से पता चला। ऑप्शन से पता चला आपको? देखो, अब उन्होंने ये पूछ लिया कि सेपरेशन बिटवीन दी जीमन स्प्लिटिंग, उन्होंने क्या पूछा है? सेपरेशन बिटवीन दी जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि एनर्जी सेपरेशन निकालें, वेवलेंथ सेपरेशन निकालें, वेव नंबर सेपरेशन निकालें, बट सारी की सारी ऑप्शंस में यूनिट दे रखी है नैनोमीटर। नैनोमीटर मीटर यूनिट किसकी होती है? वेवलेंथ की होती है। अगर उन्होंने वेव नंबर पूछा होता तो रेसिप्रोकल होता, जैसे पर मीटर होता, ठीक है, तो वो उसकी लेंथ के रेसिप्रोकल की यूनिट आती है। अगर एनर्जी होती वो जॉउल्स में या फिर किसी और में देते। तो यूनिट से मुझे पता चला कि एनर्जी उसकी वेवलेंथ सेपरेशन की बात हो रही है, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने वेवलेंथ सेपरेशन ही निकाली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने वेवलेंथ सेपरेशन ही निकाली थी। वहां पे वेवलेंथ सेपरेशन हमने क्या निकाली थी? हम किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं, डेल्टा लैम्डा ये निकाला था, म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर एच सी। म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी, ये हम सेपरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। म्यू बी की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24, ये टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू 250 नैनोमीटर का स्क्वायर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा करना है सॉल्व, सॉल्व कर लेना है इसको, और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, जस्ट अभी तो कैलकुलेट ही करना है, कुछ सोचना भी नहीं है। इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ए आंसर आ रहा है, मतलब 0.01 नैनोमीटर आएगा आंसर, ठीक है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, और ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ पानी पी के। तब तक इसको सॉल्व कर लो, देख लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
भी आपका आ रहा है किसी का ये तो 3 × 10 की पावर -12 आ रहा है। नहीं आ रहा ये वाला आंसर। यही आ रहा है। कितना आ रहा है शिव आपका? आया है किसी का आंसर? मैडम मेरा तो नहीं है। 3 × 10 की पावर -12 आ रहा है मेरा। 2.9 10 की पावर -12। यस मैम यही आ रहा है जो अभी बता रहे हैं। सबका यही आ रहा है? हाँ, आपने 1 नैनोमीटर को नैनोमीटर ही रखना था। जैसे ये है ना, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 है। 1 तो चलो कैंसिल हो जाएगा, एक 25 और 250 नैनोमीटर है, इसको ऐसे लिख लो। 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसे किया है। जी मैम ऐसे किए। किसी का भी नहीं आंसर आ रहा है। चलो कैलकुलेट करती हूँ, फिर भेज दूंगी आपको मैं, क्योंकि आ जाना चाहिए था आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर ना आए। हम्म, चलो देखते हैं आफ्टर क्लास, इसको सॉल्व करके देखती हूँ मैं कैलकुलेटर से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास क्या है? द टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स ट्रांजिशन हो रही है ऑफ एन एटम इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग कर चुके हैं पहले। ये भी 5 बाई डायरेक्टली हो टू जाएगा टू मैम फॉर्मूला से। यस, हमने पूछा है कि टोटल जीमन कंपोनेंट्स बताओ। टोटल जीमन कंपोनेंट्स बताने हैं हमने। टोटल जीमन कंपोनेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमने इसका आंसर निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? टोटल जीमन कंपोनेंट्स बनेंगे 2J1 + J2 +2J1 + 1। अब यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, वो गलती क्या हो सकती है? किसको हमने J1 लिखना है, किसको J2 लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहले मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम होने वाली है? ग्राउंड स्टेट का कौन सा बनेगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट का?
सबसे पहले जब भी हम चेक 2D करते हैं पहले हम एस को देखते हैं। एस को देखेंगे तो एस हमारा जितना हाईएस्ट होती है, ठीक है, एस हमारा जितना हाईएस्ट होता है उतनी एनर्जी लोएस्ट होती है। तो इन दोनों में एस तो सेम है तो एनर्जी यहाँ से तो पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है, एस से। फिर हम लोग एल देखते हैं, एल की वैल्यू जितनी हाईएस्ट होगी उतनी एनर्जी लोएस्ट होगी, तो इसके लिए एल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट का बनेगा और वो बनेगा एक्साइटेड स्टेट का। कैसे बनेगी ट्रांजिशन? तो इसके लिए आपके पास J1 बनेगा 5/2 और इसके लिए बनेगा आपके पास 3/2। ठीक है, वैसे आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ट्रांजिशन ही ऐसे दे रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है तो ये वाला हमारा J1 के लिए बनेगा और ये हमारा J2 के लिए बन जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, ये अगर सोचना नहीं है आपने। तो यहाँ से 2 J1 + J2 मतलब 5/2 + 3/2 प्लस 2 × 5/2 + 1, तो यहाँ से बन जाएगा 8, 4 आ जाएगा। इधर आपके पास बन जाएगा 2 × 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये बना 8 + 12, ये आपके पास 20 बन रहा है। इधर तो मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? हाँ, एक्स्ट्रा 2 लगा गई हूँ मैं, सॉरी। इधर ना एक्स्ट्रा 2 लग गया है, बाहर अंदर ही था 2 आपका। यस, 8 + 6, फिर भी नहीं आंसर मैच कर रहा है इधर तो। मैम 14 आ रही है इसमें तो। क्या हुआ? 14 आ रही है मेरी। मैं भी वही देख रहा हूँ कि 14 ही आएगा आंसर। किसी ने ऑप्शन नंबर सी बोला था, वो कैसे बोला था? मैम हमने ऐसे लिया ना अगर ट्रांजिशन हम। J1 3/2 और J2 5/2 लेंगे हम तो यस मैम, वैसे आ रहा है, तब आ रहा है। तब 12 आंसर। मैम फिर J1 को तो गलत है। लोएस्ट ही लेंगे हम। ये लोएस्ट तो वही है ना, 2D 5/2 वाला। तो देखो इधर आंसर इसका 14 ही आना चाहिए। तो या तो इन्होंने ट्रांजिशन देते टाइम गलती की है, अगर ये ट्रांजिशन 2P 3/2 से 2D 5/2 तक होती देन आपका आंसर 12 आ सकता था, कि अदरवाइज इस केस में ऐसे आपके पास 14 ही आएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो इसका आंसर 14 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स अगर निकालने हो। अगर आपके पास उल्टा होता ना चीज, कि लाइक 2P 3/2 से 2D 5/2 तक ट्रांजिशन हो रही है, तो इसके लिए J1 हो जाना था 3/2, J2 हो जाना था 5/2। हिंदी तो है, अगर इसके लिए निकालते टोटल हिंदी पढ़ो सॉरी, जीमन हिंदी में छोड़। कंपोनेंट्स, तो आपके पास बन जाना था 2J1 + J2 +2J1 + 1। तो यहाँ से बन जाना था 3/2 + 5/2 +2 × 3/2 + 1। यहाँ से बनता आपका 4, यहाँ पे 4, तो ये बन जाता आपका 8 + 4, तब बनता 12। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बस J1 किसको लेना है, J2 किसको लेना है। अगर मैम यही क्वेश्चन सेम पेपर में आ जाते तो कौन सा ऑप्शन टिक करना था फिर? फिर तो ये स्टार बन के आता है एट द एंड क्वेश्चन, फिर गलत हो जाता ना ये, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती। मैम मैम हमें अगर तो हम वैसे देखना है ना कि लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी वाला ही। वैसे हमने लोएस्ट से हाईएस्ट ही देखना है। मैम किसी का ना ये माइक ऑन है। हो गया है off। नहीं मैम मैं अच्छा पूछ उसके रही हूँ।
इसलिए ऑन किया था कि अगर क्वेश्चन में ही ट्रांजिशन जैसे दे रखी है 2d5/2 से 2p3/2, तब भी हमने वैसे ही देखना है, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही। यस। ठीक है। ये क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी सोच सकते हो, पेपर में कई बार नहीं, बट एनर्जी तो आपको लोएस्ट नीचे ही रखनी पड़ेगी, फिर ना वो और कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11th में क्या है, 11th 12th के लिए सेम स्टेटमेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ इनहोमोजेनियस वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू अ ट्रांजिशन बिटवीन द टू सेट ऑफ स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट आपको दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 5I5 टू 5H4। सेकंड हमें चीज दे रखी है 2D 5/2 टू 2p3/2। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11th में क्या पूछा हुआ है, द टाइप्स ऑफ जीमन इफेक्ट। फर्स्ट की नॉर्मल होगा, अनॉमलस होगा, नॉर्मल, अनॉमलस, अनॉमलस, अनॉमलस। तो नॉर्मल, अनॉमलस, क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तो दो तरह के इफेक्ट आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक अनॉमलस आता है। ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, स्पिन जीरो होती है और इसमें एस नॉन जीरो रहता है, यही चीज होती है। इसके लिए देखोगे ऐसा हमारा नॉन जीरो है, इसके लिए देखोगे ऐसा हमारा नॉन जीरो है, तो ये भी अनॉमलस है कि ये भी अनॉमलस है और ये भी आपका अनॉमलस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, दोनों ही अनॉमलस है। के उसके बाद ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12th, इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ लेवल्स इनटू विच ईच ऑफ द अबव फोर टर्म्स स्प्लिट इनटू। ठीक है। हर एक टर्म कितने एनर्जी उसमें स्प्लिट होने वाली है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो एमजे वैल्यूज में स्प्लिट होने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ एमजे वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ एमजे वैल्यूज क्या होती हैं, वो होती है 2J+1। तो अगर मैंने 5I5 के लिए निकालना हो तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 6 बन जाएंगी। अगर मैंने 5H4 के लिए निकालना हो, इसके लिए कितनी बन जाएगी, 9। उल्टा कर गई क्या मैं, 5 इंटू 2 करना था ना, 10 11 हो जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 9। और 2D 5/2 में देखोगे इसमें बनेगा 6। अगर आप 2p3/2 में देखोगे, 2 से 2 कैंसिल, इसका बन जाएगा 4, ये बनेगी 11964, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको कि मैंने कैसे लिखा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में द D1 एंड D2 लाइंस ऑफ अ सोडियम एटम विल स्प्लिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम में दो लाइंस आती हैं, एक D1 आती है, एक D2। D1 में 4 ट्रांजिशंस होती हैं और D2 में 6। तो टोटल हमारे पास 10 ट्रांजिशन हो जाएंगी, टोटल 10 ट्रांजिशंस हो जाएंगी, टोटल
10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से मतलब D1 में 4 है और D2 में 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द जीमन स्पेक्ट्रम इज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जो जीमन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? उसमें पाई लाइंस होती है, सिग्मा लाइंस होती है, दोनों ही लाइंस प्रेजेंट होती हैं। जीमन स्पेक्ट्रम जीमन स्पेक्ट्रम में दोनों ही तरह की लाइंस प्रेजेंट होती हैं, सिग्मा लाइंस भी होती हैं और पाई लाइंस भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द फाइन स्ट्रक्चर लाइन हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल स्प्लिट इनटू। कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा? क्वेश्चन क्या है? द फाइन स्ट्रक्चर लाइन हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी ट्रांजिशन के लिए होगी? विल स्प्लिट इनटू। कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा? डी ऑप्शन। कैसे पता चला? लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना मैम, ये जब हम निकाल रहे थे म्यू बी बी एच सी वाई लैम्डा। देखो यस मैम। ई ई हमारे पास होता है HC/λ। ठीक है, ई हमारे पास होता है HC/λ। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर हमने वेवलेंथ देखनी हो तो इसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा मैक्सिमम। तो जो हमने ट्रांजिशन देखी थी फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम के लिए ही किया था ना हमने, कि N1 होता है, N2 होता है, N3 होता है, N4 होता है, N5 होता है, N6 होता है, एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे ज्यादा जो लोएस्ट एनर्जी है वो फर्स्ट इसके लिए मिलती है हमें। सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी इसके लिए मिलती है। तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन देखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ट्रांजिशन देखनी पड़ेगी। ये कर लोगे आप खुद से क्वेश्चन? N1 से N2 तक कितनी ट्रांजिशंस होंगी? कैसे किया था वैसे हमने ये? हाँ, अगर किसी को अभी पहली चीज, इतनी चीज तो पॉइंट क्लियर है ना कि फाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जो हम हाइड्रोजन वाला करके आए हैं वही। जिस दिन फाइन स्ट्रक्चर करवाया था उस दिन भी बताया था मैंने कि जैसे पहले बोहर आया उसने हमें बताया था कि ये एन, उसमें एन लाइन में स्प्लिट होता है, कि डिफरेंट डिफरेंट एन एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्ग भी जिसकी एनर्जी मिनिमम है, तो एनर्जी मिनिमम फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए ही होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए ही होने वाली है। तो N1 से N2 को हमने करना है स्प्लिट। हमारे पास ये पता चल गया है, एक N1 है, एक N2 है, तो N आगे L लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। L कितनी बनेगी? N1 है तो L की वैल्यू एक ही बनेगी, 0। इसके लिए आपके पास दो वैल्यूज बन जाएंगी, एक L1 हो जाएगा और एक L क्या बन जाएगा? 0। अब L पता चल गया, L से हम लोग आगे क्या निकाल सकते हैं? L से आगे और क्या निकाल सकते हैं? J की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर आपने टर्म सिंबल लिखना हो, कोई बताएगा इसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा? ये हम लोग हाइपरफाइन वाले में लिखा था हमने ये चीज। बोलो।
मैडम 1s1/2 होगा इसके लिए। इसे लिखा था N L J। एल जे, यस, तो 1s1/2 बना ना। ये बना 1s1/2। एस की वैल्यू हमारे पास से, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पिन हो जाएगी 1/2। L0 इसके लिए क्या बनेगा? 2। N की वैल्यू 2 है ना, तो एस वन बाई 2 टू S1/2। 2p, इसके लिए क्या बनेगा? 2s1/2 बनेगा इसके लिए। 2p1। पी बनेगा मैम, पी। हाँ, ऊपर p बनेगा। बट दो वैल्यूज वन आनी टू थ्री। चाहिए, क्योंकि L की वैल्यू, यस, तो क्योंकि हमारा जो J है वो क्या होता है? J होता है L-S2 L+S। अगर S की वैल्यू 1/2 है, L की वैल्यू 1 है, तो J की वैल्यू एक 1/2 बनेगी, एक 3/2। तो यहाँ से एक 1/2 वाला बनेगा, एक 3/2 वाला बनेगा, तो टोटल 4 लेवल्स बन रहे हैं। टोटल 4 लेवल्स बन रहे हैं हमारे, 4 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लेवल्स। ऐसे आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ है क्वेश्चन या फिर इसको रिपीट करूं? 4 टर्म सिंबल निकले हैं, 4 लेवल्स निकले हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बता दो ये क्वेश्चन क्लियर है या फिर इसको रिपीट करूं मैं? मैम ये मैम वही रिपीट लाइन कर है ना, दो एक D1 बार। लाइन है ना सोडियम की, 2p1/2 2s1/2। नहीं, सोडियम की बात नहीं कर रही D1 लाइन है ना मैं तो सोडियम बात की ही। वाली। मैम जो D1 लाइन ऑफ सोडियम है उसमें यही ट्रांजिशन होती है ना, 2p1/2 2s1/2। हाँ, वैसे बोल सकते हो, यस, वैसे बोल सकते हो। वही मैम, उसी तरह हमने लिंक किया था इसको। वैसे ही कर सकते हो। बट मैंने तो आपको फाइन स्ट्रक्चर करवाया था ना एक, अगर आपको याद हो, फाइन स्ट्रक्चर में मैंने एक बोहर लेवल करवाए थे आपको, फिर मैंने आपको ड्राक लेवल करवाए थे, फिर हमने लैम्प शिफ्ट किया था। के ये तो सारा हमारा क्या था? फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, इस पूरे को फाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसमें हमने ऐसे बोहर ने लेवल्स दिए थे हमें, बोहर ने लेवल्स दिए थे कि N0 लेवल है, N1 लेवल है, N2 लेवल है, N3 है, N4 है, एंड अप टू सो ऑन। फिर ड्राक ने बोला था कि नहीं, इसके साथ L वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, तो L वैल्यूज होंगी तो इसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। इसके लिए ये दो में स्प्लिट हो जाता है, एक L0 हो जाता है, एक L1 हो जाता है। फिर इसके लिए 3 वैल्यूज हो जाती हैं, एक L0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो जाता है। फिर आगे J वैल्यूज में, ठीक है, आगे फिर ये क्या कर देता है? J वैल्यूज में स्प्लिट कर देता है। J वैल्यूज देखोगे, ठीक है, J वैल्यूज देख के फिर हम लोग देखेंगे टोटल कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। और हम एक चीज तो देख चुके हैं ना कि यहाँ पे L0 वाला नहीं, सॉरी, N0 वाली लाइन आती ही नहीं है। यहाँ पे मैं गलत लिख गई, N0 वाली कोई लाइन आती ही नहीं है। एक मिनट, ये गलत बना गई हूँ मैं जल्दी जल्दी में। कहीं आप इसको ही देख के याद करने लग जाओ। N1 है तो L की वैल्यू होती है 0। N2 है तो L की वैल्यू आपकी 2 बन जाती है, एक L0 के लिए, एक L1 के लिए। फिर N की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यूज बनती है। एक L0 बनेगा, एक 1 बनेगा, और एक क्या बनता है? 2। ऐसे ही फिर यहाँ से हमने क्या करना है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो स्पिन 1/2 है, तो फिर आगे J वैल्यूज में स्प्लिट कर देना है आपने। वही L-S टू L+S तक जाना है, तो ये स्प्लिट सबसे लोएस्ट एनर्जी आने वाली है। इसके लिए लोएस्ट एनर्जी है, तो इसके लिए लोएस्ट एनर्जी है का मतलब लोएस्ट एनर्जी है, तो वेवलेंथ क्या होने वाली है? मैक्सिमम। तो इसके लिए स्प्लिटिंग देख ली मैंने कि कितने एनर्जी लेवल्स में आगे स्प्लिट होने वाला है, तो ये 4 एनर्जी लेवल्स में आगे स्प्लिट होगा।
ठीक है, ये आगे 4 एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ से हमारे 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जिसने भी ये वाला नहीं देखा है ना कॉन्सेप्ट, लाइक फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा, उसको देख लेना, ये वाली चीज पता चल जाएगी। बट मैं जो ये वाला पेज है इसको तो मैं आपको थोड़ा दोबारा से बता देती हूँ। देखो, हमें इतनी चीज तो पता यहाँ चल पे गई है ये नहीं कि पता लग क्या नहीं पता चलता एन की वैल्यू जो है 1 टू एन की जो वैल्यू है ना मैम 1 से लेके 2 तक कैसे ली। कि एनर्जी लोएस्ट पूछी है उन्होंने, बोला क्वेश्चन में है क्वेश्चन में उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है द फाइन स्ट्रक्चर लाइन मैक्सिमम हैविंग वेवलेंथ। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसके लिए होगी जिसके लिए एनर्जी मिनिमम है, इसके लिए ही एनर्जी मिनिमम होगी। यहाँ से लिखा है ये। हमने बिल्कुल फर्स्ट बोहर मॉडल स्टार्ट किया तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा निकाल चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि किसकी एनर्जी मिनिमम होगी किसकी मैक्सिमम होगी। थोड़ा सा रिवाइज करो कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपके पास एल की वैल्यू हो ओके जाएगी मैम 0, इसके लिए एल की वैल्यू एक 0 आएगी, एक आएगी 1। यहाँ से 2 लेवल्स बन जाते हैं, ठीक है। जे की एस की वैल्यू क्योंकि 1/2 है, एस की वैल्यू 1/2 है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, एस की वैल्यू सबके लिए 1/2 रहेगी। तो जे की वैल्यू यहाँ से 1/2, 3/2, यहाँ से जे की वैल्यू 1/2, यहाँ से जे की वैल्यू 1/2। तो टोटल कितनी जे की वैल्यूज आ रही है, 4। तो 4 लेवल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। रिवाइज नहीं करते आप लोग, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करो। अच्छा, 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के रेस्ट 15 रह गए हैं, वो हम लोग कल मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कल आपका मैं ये वाली असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगी, नेक्स्ट वीक मॉर्निंग वाली क्लास में आपको असाइनमेंट से सॉल्व करवाऊंगी। बट एक अभी ना एक्स्ट्रा क्लास आपकी ऐड ऑन करूंगी मैं, जिसमें जो रेस्ट बचे हैं ना टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे। मैडम और की भी करवा दो ना प्रैक्टिस, जैसे क्लासिकल और उनकी। ये मॉर्निंग वाली क्लास प्रैक्टिस के लिए रखी है। मैम हम दिन में भी फ्री होते, दिन में हमारी कोई क्लास नहीं लग रही है आजकल, तो मैंने वही दिन में बोला कोई है, क्लास हो पाए तो। मैंने वही बोला है कि दिन में क्लास लेनी स्टार्ट करूंगी अभी आपकी साथ में। मैडम जो इसके बाद टॉपिक क्या करवाएंगे, कौन सी करवाएंगे, तो मतलब एक बार पढ़ लें ना हम, ऐसे रिवाइज कर लें एक बार। मैंने ना पहले करवाना है सीएमपी का, जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ना, प्लाज्मा वाला, लिक्विड वाला, वो करवाना है कंप्लीट सीएमपी का। फिर कुछ पार्ट ईडी का बचा हुआ है वो करवाना है। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे, जैसे अभी न्यूक्लियर पेंडिंग पड़ी है, तो हो सकता है वो भी करवा दूं मैं आपको। मैम वो स्टैटिस्टिकल का क्या किया, स्टैटिस्टिकल वो संडे को करवा दूंगी वो तो कंप्लीट, वो पढ़ते तो पढ़ते एक छोड़ दिया लेक्चर हमने का मैम। काम है। नहीं नहीं, वो छोड़ा नहीं है, एक लेक्चर का काम है वो तो संडे को मैं बताना ही भूल गई, मैम इस संडे को संडे को लूंगी करवा दो क्लास। वो खत्म। हाँ, वो इस संडे को हो जाएगी खत्म। यस मैम संडे को लूंगी। और मैम फीजा मैम को बोल के आप कह रहे थे मैं बात करूंगी, आपने वो बात भी नहीं बताई। फीजा मैम वेक्टर स्पेस। हाँ, उनका हो गया है वेक्टर स्पेस, ये वीक करवा देंगे आपको वो। ओके। मैम हाँ दिन और में जी। नहीं जो हो पाएगी मेथड्स उनकी वगैरह क्लास हैं, पॉसिबल। कॉम्पिटिशनल मेथड्स। वो भी वही करवाएंगे, अब एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब मैंने ना ये नेक्स्ट वीक तक आपका करवा देना है कंप्लीट, पूरी की पूरी, जो जो आपका बचता है। मतलब मैथमेटिक्स की रोज थोड़ी होगी सी क्लास अब। क्लासेस उस अकॉर्डिंग रखूंगी। मैम जितना करवाया उसको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करवा दो अच्छे से ओके मैम, बस मतलब जितना हो गया उसकी प्रैक्टिस तो करवा दो। वो भी रखेंगे। अभी जो मॉर्निंग वाली क्लास है ना, वो एक्चुअली मैंने फिक्स ऐसे की है, जो मॉर्निंग वाली क्लास है उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है हमने। और अभी तो आपके मैम टेस्ट आप भी जो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं।
मैम आप टॉपिक बता दिया करो ना कि कौन सी असाइनमेंट्स कौन से टॉपिक की कर रहे हैं, तो फिर हम उसे देख लिया करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि जो मॉर्निंग वाली क्लास चलेगी ना, उसमें जो मैंने आपको ग्रुप में 3-4 असाइनमेंट्स भेजी थी, मैं वही डिस्कस करूंगी पहले। ये जीमन वाली हो गई, जब फिर और कोई वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन मैम ये जो ऐसी, ये वाली आपने सारी करूंगी, जीमेल सॉल्व वाली करवाई है ना, करवाऊंगी। हाँ जी। करवाई है ना, अब हम बाकी क्वेश्चंस कल दिखाएंगे ना, जो जिनको दिक्कत होगी ना बीच बीच में वो कर लेंगे, बाकी जो हो जा रहे हैं वो रहने देंगे, तो जल्दी हो जाया नहीं, करेगा। एक्चुअली ना दिक्कत आती है। एक्चुअली कई बच्चों के हो सकता है आपके सॉल्व हो जाते हैं, बट वो बाकी बच्चों के सॉल्व नहीं होते, फिर काम ना वही अटका रह जाता है मेरे पास मैडम आप फिर एक बार वही। अपने आप करने दो ना, जितने मतलब कुछ तो हो जाएंगे, फिर नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। यस मैम, बात डॉट्स ले नहीं लिया करो ना, होते हैं। जिस क्वेश्चन में डॉट है ना, देन वो सही रहेगा। डाउट आपने सबके लेने हैं मैम, आप सबसे पूछोगे ये इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर किसी को दिक्कत होगी वो बोल लेगा, ये वो वैसे चलेगा ना, वैसे कर लेना मैम, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, चलो देखते हैं। फिलहाल मैं पीडीएफ भेज देती हूँ आपको। अभी ना मैं आपका टेस्ट डालने स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्लीट कंप्लीट यूनिट वाइज डालूंगी। वो थोड़ा सा आप देख लेना, शेड्यूल बना के डालूंगी आपका, जो हो चुके हैं, जिनकी असाइनमेंट्स भी करवा चुकी हूँ मैं, उनके। मैम 1-2 दिन पहले ना जैसे टॉपिक बता दिया करो ताकि हम मंडे से प्रिपेयर हो जाए। स्टार्ट करूंगी। मंडे से स्टार्ट करूंगी, इसलिए आज बताऊंगी आपको। 2 दिन है आपके पास रिवाइज करने के लिए। बाकी हम करते हैं कल। मैडम एक काम हो सकता है, जैसे आप जो असाइनमेंट डाल रहे हैं, अगर हाँ जी। हम कर लें, आप सोल्यूशन डाल दो, जिसको कोई दिक्कत होगी बाद में पूछ लेंगे अगर आपसे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मैम। मैंने ये भी तरीका किया था, आपको पता है। पॉइजन ब्रैकेट के पूरे सोल्यूशन दे दिए थे, फिर भी मेरे को असाइनमेंट सॉल्व करवानी पड़ गई आपको। आप ही थे वो बोलने वाले। याद